हम लोग यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते थे, हाँ, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड के साथ। सर ये टॉपिक आने वाला है एग्जाम में कल ये की? नहीं, अभी तो मोशन इन वन डायमेंशन खाली रहेगा, ये तो 2 डायमेंशन है। सर मतलब कल मोशन वही आएगा ना, वन कल की डायमेंशन वाला? टेस्ट पे खाली मोशन इन वन डायमेंशन है, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। अच्छा ओके सर। ठीक है, और कुछ नहीं है। सर और कुछ नहीं है, सिर्फ नहीं। वही वाला। अच्छा, जो मैंने कल पेपर भी भेजा था ना, तो एक सैंपल पेपर मैंने भेज दिया था कि वो कैसा पेपर होगा। तो सॉल्व किए थे घर पे? यस सर। उसके आंसर्स भी शायद से थे ही, तो डाउट है तो पूछ लो। सर एक 5th में डाउट था। एक मिनट, the displacement varies with time according to equation velocity of particle is इतना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर ऐसा है, x इक्वल्स टू k बाय b। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं क्लास में हूँ। माइनस dt, तुमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी हो जाएगा dx बाय dt। तो इसको भी लिख सकता हूँ k बाय b माइनस k बाय b e रेज टू माइनस dt। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका तो ये जीरो हो जाएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन, तो ये पूरा कांस्टेंट है। इसको करेंगे माइनस k बाय b बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू माइनस dt बाय dt। इस जगह माइनस k बाय b, इसको करेंगे अगर तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले माइनस b यहाँ पे आ जाएगा तो ए रेज टू माइनस। सर माइनस कौन सा आया माइनस के बी वाले में? तो देखो ना, ई रेज टू माइनस बीटी को अगर करते हैं, हाँ ई रेज टू माइनस बीटी से करेंगे, चेन रूल लगाते थे ना, याद करो। यस सर याद है ना, इसका तो लॉन्ग मेथड चाहिए, माइनस ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बाकी उसको सॉल्व करना घर पे, ठीक है। इसको कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज वेक्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने बताया था ना वेक्टर्स के बारे में कि कैसे हम लोग वेक्टर्स से कंपोनेंट लेकर के उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। आज हमारा नया, देखो आई कैप जे कैप के कैप वाले कंसेप्ट सबको समझ में अच्छे से आने चाहिए। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कहीं पर भी फंसो, ठीक है, तो मुझे बोलो, मैं उस टॉपिक को फिर से क्लियर कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, वेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे क्लास 11 और 12। जो भी बातें तुम अभी सीख रहे हो, ये सब चीजें एक सीढ़ी की तरह बनेगी, जहां जिस पे तुम चढ़ करके बाकी चैप्टर्स पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, आगे जाकर के मैग्नेटिज्म आएगा, आगे जाकर के
मैं बताऊँ, मैंने पर्सनली देखा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 12th में कितनी बार आ जाते हैं, उनको ना 11th का वेक्टर्स आता ही नहीं है। तुम्हारे साथ ये प्लीज़ ये गलती मत करना। तुम्हें कहीं पर भी लगे ना कि सर मेरे को वेक्टर्स में दिक्कत आ रही है, मुझे बोल देना, मैं अलग से बोलोगे लाइव क्या कहते हैं ऑफलाइन क्लास अरेंज कर दूँगा, मैं बुला के पढ़ा दूँगा। लेकिन आई कैप, जे कैप, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का डायरेक्शन, ये सब बातें, छोटी-छोटी बातें तुम लोग को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखो, न्यूमेरिकल करना कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल तो तुम करते रहोगे, ठीक है? वो तभी कर पाओगे जब तुम्हारा कांसेप्ट आएगा, जब तुम्हारा बेस क्लियर होगा। तो इसलिए कभी लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुरंत मैसेज कर दो, तुरंत फ़ोन कर दो। मैं चाहे फ़ोन पे क्लियर कर दूँगा, चाहे मैं मैसेज से क्लियर कर दूँगा, चाहे मैं क्लास में बुला के क्लियर कर दूँगा। लेकिन मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको एफर्ट लेने पड़ेंगे, तुमको पूछना पड़ेगा सामने से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। पहले तो एक इसमें आता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सबसे सिंपल है ये जो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, बाय स्केलर। कुछ नहीं है इसमें। अगर बोला गया है कोई वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर, मैंने इसको लिख दिया, ए वेक्टर को मैंने ऐसे दिखा दिया। अब मैंने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर के साथ, 5 है वेक्टर। तो ये ना इसके 5 लेंथ के 5 गुना दिखा दो इसको, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 है वेक्टर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर को हमने अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्शन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, बस हम उसके मैग्नीट्यूड को 5 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। इतना सा मतलब है बस, और कुछ खास नहीं है। ठीक है? तो इस पे कुछ ज़्यादा कुछ हम लोग को बात नहीं करनी है। आते हैं हम लोग अपने, अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। देखो, वेक्टर्स को 2 वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करें हम लोग? तो जैसे कि मान लो हमारे पास अगर 2 वेक्टर है ऐसा, और एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। अब अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग के पास 2 तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो क्या करो, बी का कंपोनेंट निकाल लो अलोंग ए। अगर बी का कंपोनेंट अगर हम अलोंग ए निकालते हैं तो वो बी कॉस थीटा होगा। और अगर हम बी का कंपोनेंट निकालते हैं परपेंडिकुलर टू ए, तो वो हो जाएगा ए साइन थीटा, बी साइन थीटा। बी के 2 तरह से कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं, एक अलोंग ए, एक परपेंडिकुलर टू ए। परपेंडिकुलर वाला साइन हो जाता है, अलोंग वाला कॉस हो जाता है। वो जो एंगल मैंने बोला था, सटा हुआ एंगल हो, उसके साथ हमेशा कॉस आता है। अब पूरे फिजिक्स में देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, ठीक है? पूरे फिजिक्स में हम देखते हैं कि कभी भी अगर हम लोग 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग, एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का कि हम ए को बी के वो कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें जो कि ए के अलोंग है, दैट इज ए बी कॉस थीटा। और दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि हम ए को मल्टीप्लाई करें बी के वो हिस्से के साथ जो कि ए के परपेंडिकुलर हो, ए बी साइन थीटा। ये 2 मेथड होते हैं मल्टीप्लाई करने के। मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो या तो बी का वो हिस्सा ले लो जो कि ए के अलोंग हो, या बी का वो हिस्सा ले लो जो कि ए के परपेंडिकुलर हो। क्लियर? इस तरह से। अब ये जो तरीका होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट बी वेक्टर। अगर मैंने डॉट लिखा तो मतलब वहां पे कॉस छिपा हुआ है, और अगर मैंने यहाँ पे ए बी साइन थीटा लिखा तो यहाँ पे मतलब ए वेक्टर अगर साइन है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं क्रॉस। अगर क्रॉस लिखा हुआ मतलब छिपा हुआ क्या वहां पर साइन। साइन है। अब सवाल ये है कि मल्टीप्लाई, ठीक है सर, आपने बोल दिया सर कि हम 2 तरीके से कर सकते हैं,
या तो अलग अलग वाले से मल्टीप्लाई करो तो परपेंडिकुलर वाले से कर दो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन-सा मेथड यूज़ करना है? तो देखो ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ चीज़ें जब हम निकालते हैं ना, तो कहीं पर साइन लगता है, कहीं पर कॉस लगता है। किसी सिचुएशन में साइन लगता है, किसी सिचुएशन में कॉस लगता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि कॉस लग रहा है कि साइन लग रहा है। अगर साइन लग रहा है तो हम बोल देते हैं चलो वहाँ पे कॉस लगेगा, और अगर हमको लगता है कि कॉस लगेगा एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तो हमने वहाँ पे कॉस लगा दिया। और ऐसे मिला करके पूरे के पूरे फिज़िक्स में 11th और 12th मिला करके मुझे लगता है 8 क्वांटिटी होगी, ठीक है? 8 या उस 7 या 8 होगी, जिसमें कि 8 से लेके कितनी होगी मैक्सिमम 10 होगी, उससे ऊपर नहीं। 8 से लेके 10 होगी, जिसमें से कि कुछ में क्रॉस लगता है और कुछ में साइन लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो 8 क्वांटिटी पूरे 12th में याद करनी है, 11th और 2 साल में। तो तुम 8 क्वांटिटी के नाम पे तुम 2 मिनट में याद कर जाओगे। तो हम याद कर लेते हैं कि इस पे क्रॉस लगता है, इस पे साइन लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि अगर हमसे बोला जाए कि एक मैं मान लो दरवाज़ा है, ठीक है? हमें द या कोई रॉड है, कि रॉड को ना हमने यहाँ पे ऐसा करके फिक्स कर दिया, कोई काँटी से, और यहाँ पे ये रॉड है ऐसा, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने ना यहाँ पे फ़ोर्स अप्लाई किया, 90 डिग्री एंगल पर, और ये दूरी थी यहाँ पे 2 मीटर। तो ये इसकी दूरी कितनी होगी पोज़ीशन की? दूरी यहाँ पे यहाँ 2 मीटर हो गई है। तो हमने देखा कि वेक्टर F है और ये वेक्टर R हो गया। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर ही सकते हैं हम लोग। तो हमने सर ऐसा नहीं करा। समझा। पेंसिल ले लो अपने हाथ में, और पेंसिल को ना 2 उँगली के बीच में से ऐसे करके पकड़ लो, और पेंसिल के एक एंड पे ना परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करो। देखो पेंसिल घूमती है कि नहीं घूमती है, येस और नो? घूमती है। है ना? और अगर मान लो तुमने अगर फोर्स पेंसिल के अलोंग लगाया तो क्या तो भी पेंसिल घूमती है, येस या नो? नहीं घूमती। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पे रॉड लिया, हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स जो हमने अप्लाई किया ना पेंसिल के परपेंडिकुलर अप्लाई किया। आ रही बात समझ में? ये कितनी दूरी पे अप्लाई किया? 2 आई। मीटर। तो अब ये पूछा जाएगा पेंसिल घूम रही है, एंगल कितना है फोर्स और आर का एंगल कितना, 90 डिग्री है। क्योंकि मैंने बोला था कि कभी भी अगर हमको ये आर वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट का, मतलब पोजीशन दिखाता है वो। तो हम ये दिखाएंगे कि इस पे जो जो टॉर्क लगा, टॉर्क हम लोग कहते हैं फोर्स का वो इफेक्ट जिससे बॉडी घूमती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कि जो टॉर्क होता है, जो फोर्स का वो इफेक्ट जो बॉडी को घुमाता है, वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर और दूरी के ऊपर। हमने अगर इसको यहाँ से पास पास से अप्लाई किया, तुम जरा उंगली के पास पे पेंसिल जो है ना, यहाँ से अप्लाई करो तो फोर्स देखो घुमाने में मुश्किल होता है कि आसान होता है यहाँ से अप्लाई करके। नजदीक आ जाओ, अपनी उंगली के वहां से फोर्स अप्लाई करो। सर मुझे वो चैप्टर 2 को लेके डाउट है सर। एक 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 मिनट। मिनट। हाँ देखो, वीडियो विजिबल है क्या? हाँ तो ये नहीं दिख रहा है? हाँ सर आप फ्रीज हो गए लेकिन। जी।
मैं ऐसे में समझा देता हूँ एक बार, नहीं आ रही है। यहाँ पर देखो एक चीज कि यहाँ से अगर हम लगाते हैं फोर्स और यहाँ से लगाओ फोर्स, कहाँ से लगाना घुमाना आसान है बताओ, ए से कि बी से? यहाँ से देखो, सर ए से। ए से दूरी ज्यादा है तो हम देखते हैं कि घुमाना आसान है। बाकी सब लोग को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो पूछो। तो बोला गया टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स दैट इज 10 इंटू दूरी कितनी हो गई 2 इंटू, अब यहाँ पे ना देखा गया है कि अगर हमने रॉड को अगर ऐसा फोर्स अप्लाई किया तो ये रॉड नहीं घूमती है, बोला तो ये रॉड यस सर, नहीं नहीं घूमती है। नहीं यहाँ घूमती। पे 90 पे अप्लाई करते तो घूमती है। तो मेरे को एक बात तो समझ में आती है कि फोर्स और आर जो है वो वेक्टर्स है। तो अगर परपेंडिकुलर। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कॉस यूज करें कि साइन यूज करें? तो अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर साइन यूज कर लो, तो ठीक है साइन 0 कर दिया। किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर आप कॉस यूज करो, तो अगर ये वाला केस है, इस केस के लिए आप साइन यूज करो। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला चलो साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इस केस के लिए क्या किया, साइन यूज कर लिया, साइन 90 लिख दिया मैंने। किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर आप यहाँ पे ना कॉस यूज करो, क्योंकि कॉस भी तो फॉर्मूले में होता है, दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है वो वाला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 10 टू द 20 साइन साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो 20 हो जाएगा आंसर। यहाँ कॉस 90 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब मैंने बोला कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, साइन वाला यूज करता हूँ, तो जो एक्सपेरिमेंट में मैं देखता हूँ कि घूम रहा है, और प्रैक्टिकल अगर मैं थ्योरी से निकालता हूँ तो आंसर 20 आ रहा है। अगर मैं कॉस वाला यूज करता हूँ तो थ्योरी में आंसर 0 आता है, लेकिन प्रैक्टिकली घूम रहा है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी वाला यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी मैच कर रही है। तो हम लोग कौन सा लेंगे यहाँ पर, साइन वाला लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि देखो अगर हमारे पास, सर मुझे हाँ बोलो। सर मुझे थोड़ा थोड़ा अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब देखो क्लियर हुआ लेकिन हाँ देखो, सर एक बार याद नहीं अगर रहा। यहाँ पे मान लो अगर हमने टॉर्क निकालना है तो हमारे पास 10 इंटू 2 10 इंटू 2, हमारे पास ऑप्शन में साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता कि नहीं आ सकता, बोलो हाँ या ना। आ यस सकता सर। है। यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक है, देखो ना यस फोर। अब अगर हाँ 90 है तो मैंने अगर साइन वाला यूज किया तो साइन 90 यहाँ पुट कर दूंगा। अगर मैंने कॉस वाला यूज किया तो कॉस 90 यहाँ पुट कर दूंगा। यस और नो? यस साइन 91 देगा तो आंसर 20 हो जाएगा। कॉस 90 करेंगे तो कॉस 90 0 होता तो आंसर 0 हो जाता है। यस और नो? यस सर। अगर मैं ये 90 वाला यूज करता हूँ तो मेरा क्या आंसर 0 आ रहा है, 20 आ रहा है आंसर। मतलब ये वाला फॉर्मूला कहता है कि रॉड घूमना चाहिए और घूमता भी है। यस और नो? यस सर, इसमें नीचे वाले में नहीं घूमता। ये वाला कहता है कि नहीं घूमना चाहिए। तो क्या ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये घूम रहा है। तो फिर घूम रहा ये वाला तो आंसर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ ये वाला गलत है। याद रखना एक चीज, साइंस में सबसे बड़ा सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अगर मान लो कोई भी साइंटिस्ट के लिए अगर हमने कोई थ्योरी निकाली और अगर वो थ्योरी हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को सपोर्ट नहीं कर पाती है तो वो थ्योरी गलत होती है। याद रखना इस चीज को। साइंस में कोई भी बड़ी थ्योरी नहीं होती है। देखो आज से लगभग 15th सेंचुरी से पहले वो जो चर्च ने बोल दिया था ना, क्या कहते हैं, वो वही बात सच होती थी। उस समय किसी साइंटिस्ट की नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उसके बाद से बोला गया नहीं, साइंस में बोला गया अब क्या है, माना जाता है कि साइंस में सबसे बड़ी थ्योरी वही होती है जो कि हमारे आजू बाजू एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करती है। ये सपोर्ट नहीं करती है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सपोर्ट करके इसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। सीधी सी बात। क्लियर? अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखो। मान लो किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया और उसका फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है मान लो 5 मीटर।
तो हमसे पूछा गया वर्क क्या होगा, तो हमने बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है। तो हमने बोला कि 2 into 5 जिधर फोर्स फोर्स है इंटू उधर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने बोला कि 2 ऑप्शन है इसमें भी, मैंने बोला कि या तो साइन यूज़ कर लो, नहीं तो 2 into 5 into कॉस यूज़ कर लो, ठीक है, वर्क के सर लिए। एंगल क्या लेंगे? एंगल तो दोनों का सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री लेंगे। अच्छा कोई ओके भी सर। चीज़ अगर डायरेक्शन में सेम होती है तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे अगर मैंने बोला कि यहाँ पे डायरेक्शन में सेम है तो 0 डिग्री ले लो, यहाँ पे 0 ले लो। अब अगर यहाँ पे देखा तो आंसर 10 आएगा, यहाँ पे देखा तो आंसर 0 आएगा। अब अगर मान लो हम किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती है ना? तो मतलब बढ़ती। अगर हम ऐसा लगाते हैं फोर्स तो स्पीड बढ़ती है। ये वाला ये वाला फ़ॉर्मूला कहता है कि वर्क 0 हो रहा है, ठीक है? मतलब बॉडी आगे बढ़ेगा ही नहीं, स्पीड बॉडी की बढ़ेगी नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं स्पीड बढ़ रही है। ये वाला फ़ॉर्मूला कहता है कि स्पीड बढ़ेगी क्योंकि 10 आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है? केस ए को कि केस बी को? बी को। तो हम यहाँ पे वर्क के फ़ॉर्मूले में क्या यूज़ करेंगे? साइन की कॉस? कॉस यूज करेंगे। कॉस यूज़ करेंगे। ऐसे मिला करके वर्क, टॉर्क, फ्लक्स, पावर, ठीक है? 4 तो ये हो गए। उसके बाद और क्या होंगे? मुझे लगता है ना 5-6 ही होंगे, मैं 10 मैं ऐसे बेकार का तुमको बता रहा हूँ। 6-7 में पूरा फिज़िक्स में निपट जाता है। 3 क्वांटिटी ऐसी होंगी, 4 तो मेरे को याद है, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, पावर हो गया और फ्लक्स होता है, ठीक है? फ्लक्स हम लोग 12th में जाकर के पढ़ेंगे। 4 चीज़ें होती है जिसमें 1-2 में लगता है, कुछ में लगता है स्केलर, और कुछ भी हम लोग कॉस यूज़ करते हैं और 2 में हम लोग साइन यूज़ करते हैं। याद तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो येस और नो? हो जाएगा सर। ठीक है ना? तो बस, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अब ऐसा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ये बच्चों के लिए खाली सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या होती है कि हम कैसे पहचानेंगे किसी भी स्केलर के किसी भी वेक्टर? तो सिंपल सी बात है, वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके साथ जो सपोर्ट होता है वो हो जाता है, और मुश्किल से 4 या 5 क्वांटिटी होती है। हम लोग बता सकते हैं भई इस 2 में एक्सपेरिमेंट से ये रिज़ल्ट निकल के आया, इसको रख लो, इसमें से ये रिज़ल्ट निकल के आया, इसको रख लो, खत्म बात। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, देयर आर two types of multiplication, one is dot product, ठीक है? अ, सर हाँ, सर वो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले में सर वो नहीं सर, वो चैप्टर नंबर 2 में हाँ सर बोलो। उसमें जो डायमेंशनल फॉर्मूले है सर, तो वो हमें वो फर्स्ट 30 करने हैं ना? हाँ, खाली फर्स्ट 30 कर दें। क्योंकि एक्चुअली ओके उसमें सर। बहुत सारे ना 12th वाले हैं, तो अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, अगर पूछे भी जाए ना, तो तुम लोग को वो वैल्यूज़ दे दी जाए, मतलब कि वहाँ फ़ॉर्मूला दे दिया जाएगा, ठीक है? एक बार वैसे भी देखो, एक बार अपने स्कूल की जो भी सर है, मैम, उनसे बात कर लेना कि ऐसा बोल देना कि देखो मैम, यहाँ पे तो हमारे कैपेसिटर ये सब भी दिया हुआ है, ये सब तो 12th में तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, तो ये क्या हम लोग को पढ़ कर के जाना है? तो वो बता देंगे। क्योंकि देखो बोर्ड के वो स्कूल का पेपर वो सेट करेंगे, और लेकिन एंट्रेंस की जहाँ तक बात है, वो तो 11th-12th में वो सब तो तुम सीख ही जाओगे, ठीक है? ऐसे एक बार स्कूल टीचर से बात कर लेना कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसा। हालाँकि मैं अपने कभी भी मैं देता ही नहीं हूँ वो सब 12th वाला तो कभी। सिखाता हूँ बच्चों को, निकालने का तरीका बताता हूँ, लेकिन मैं कभी भी बिना फ़ॉर्मूले के, जैसे C इक्वल टू Q बाय V, तो मैं फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ वहाँ पे, तभी मैं एग्ज़ाम में देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट और, ठीक है, ये कैसा? मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर 2 वेक्टर्स A क्रॉस वेक्टर एंड B वेक्टर्स, अच्छा ये तो एक बार मैं वीडियो भेज दूँगा, ठीक है फिर? ठीक है सर। फॉर 2 वेक्टर्स A वेक्टर B वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इज़ AB cos थीटा। एक प्रॉपर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। फॉर टू वेक्टर्स, ये पहला पॉइंट है इसके लिए। फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्रॉस ए बी साइन थीटा। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट। ऐसा देखा गया है कि जो डॉट से जो आंसर आता है, जैसे वहां वर्क आ रहा था, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्केलर भी हो सकता है, आंसर वेक्टर भी हो सकता है। अगर तो कॉस वाला यूज करते हैं तो आंसर स्केलर आता है, ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। और क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। ये दो चीजों को नोट करो। जैसे टॉर्क, टॉर्क आता है क्रॉस से, तो वो क्या कहते हैं, वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। इसके एग्जांपल्स याद कर जाना। डॉट में कौन से एग्जांपल्स बनते हैं, वर्क, फिर उसके बाद पावर, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, इधर आ, ये दो दो इसके याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट के क्या एग्जांपल याद रखने हैं हमको, इसके एग्जांपल्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। एक हो जाता है टॉर्क, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। एक हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्वांटिटी का ही नाम में है, अब आगे जाके सब पढ़ना है। और एक हो जाता है हमारा फ्लक्स। बस ये तीन जो होते हैं क्रॉस से निकलते हैं, ये दो जो होते हैं डॉट से निकलते हैं। कितना फटाफट होता है। पर हम कल तुम क्लास में ही ना थे। सर था ना। कल नहीं थे तुम शायद से, कल मैंने नाम भी बुलाया था तुम्हारा। मैंने पूछा भी था बनल से। सर कल मैं था, ठीक है, फिर पता नहीं सर कुछ हो गया होगा कनेक्शन में। छोड़ दिया था मतलब, पता नहीं तुमको कि क्लास में थे कि नहीं थे। सर था मैं। ठीक है, श्योर। हाँ श्योर, पर थोड़ा वो बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था और शायद से फिर मुझे दिखे नहीं। और फिर वापस से आ गया था सर पन। अच्छा, सर मेरा एक मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। सर वो जब से वो रेनी सीजन चालू है ना सर, तो तब से वो जूम में कनेक्ट नहीं कर पाता कभी कभी सर। अच्छा। मतलब अगर आपका क्लास 3:45 को सर, तो मैं 40 को ज्वाइन कर लेता हूँ सर। लेकिन कभी कभी है ना सर, वो अपने आप मतलब वो प्रॉब्लम आ जाता है, रिपोर्ट प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है। अभी भी मुझे कुछ बच्चे दिख नहीं रहे। चलो, ये हो गया।
Yes, sir. Done. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया कि डॉट वेक्टर्स क्या होते हैं और क्या कहते हैं। तो इसी यहाँ पे एक चीज और याद रखना, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं, एक और नाम इसको दिया गया वो है स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इससे हमें जो आंसर मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इससे जो आंसर मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इतनी सी बात है। अब कुछ कुछ हम लोग बातें और सीख लेते हैं। इस पे ना फिजिक्स पे काफी सारे सवाल आते हैं। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मुझे लगता है ना कि एनसीईआरटी की बुक अगर जाके रेफर करोगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो लोग चैप्टर रोटेशन में दिया उन लोगों ने, लेकिन इसका हमें यूज पड़ता है वर्क एनर्जी पावर में भी, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होगा हम लोग पूरा वेक्टर करें तो पूरा एक ही साथ निपटा दें। तुम्हें लगेगा कि एनसीईआरटी में चलिए चैप्टर 4 पे दिया हुआ नहीं है प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो देखना वो चैप्टर नंबर 6 पे दिया हुआ, रोटेशन चैप्टर में दिया हुआ। पहला है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दैट इज ए वेक्टर डॉट, मतलब क्या हो रहा है, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर ए है बी है, हम ऐसे जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी। अगर हम बी डॉट ए करें तो बी से ए आना पड़ेगा ना, डायरेक्शन देखो उल्टा हो गया ना, तो जगह बी ए कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा रहता है, तो बी ए हो जाएगा ना, बात तो एक ही आ रही है, ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो चाहे ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। सेकेंड, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तीसरी बात होगी कि if a vector and b vector are perpendicular, then a vector dot b vector इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होगा तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। इसलिए बताओ, बहुत बार ऐसे सवाल भी आते हैं कि हमें दो वेक्टर दिए जाएंगे और प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो हमें इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना होगा कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, 0। इस तरह इस पे ये सम्स के एप्लीकेशन में आता है, जो हम लोग करेंगे आगे जाकर। फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ए बी कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 हो जाएगा। इसको नोट कर लो। Done, sir. है ना, आगे बढ़े। फिफ्थ में होगा कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ
बाय इटसेल्फ। तो मान लो ए वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए वेक्टर के साथ, तो ए इंटू कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई वेक्टर है तो वो अपने आप के पैरेलल होता है, उसका एंगल कितना कॉस 0, तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। 6 पॉइंट आई कैप डॉट जे कैप। आई ये यूनिट वेक्टर था, ये भी यूनिट वेक्टर था, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आई जे सर ये के एंगल कॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर, ये डॉट कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1 इंटू कॉस 90, क्योंकि वो आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये कॉस 90 0 हो जाता है तो 0 हो जाएगा। इन सेम वे सर डैश क्या है सर, डैश वो डैश नीचे, ऐसे करोगे। अच्छा अब जे डॉट के भी 0 होगा, आई डॉट के भी 0, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आई डॉट आई, अब देखो सेम है, तो 1 इंटू कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री तो 1 हो जाता है ना। जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये चीजें हमको याद कर जानी है। और एक लास्ट पॉइंट है इसका 7th पॉइंट। अगर मान लो ऐसा बोला गया कि ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। और अगर हमको बोला गया निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका देखो सिंपल सा है, मैं इसको एक लाइन में लिख दूंगा, समझा रहा हूँ अच्छे से देख लेना। ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0। देखो जे डॉट आई डॉट जे बोला, जे डॉट आई बोलो, 0 हो जाएगा। इन द सेम वे ए जेड बी एक्स का भी 0 हो जाएगा। अगर मैं ए वाई बी वाई करूँ, इधर लिखता हूँ प्लस ए एक्स बी वाई, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको मल्टीप्लाई करूं मैं अगर जे के साथ तो 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूं जे के साथ तो आएगा प्लस ए वाई बी वाई, और के को करूं जे के साथ तो भी कितना आएगा 0 आएगा। इन द सेम वे अगर मैं ए एक्स को करूं बीजेड के साथ तो 0 आएगा, ए वाई को करूं बीजेड के साथ तो 0 आएगा, और अगर मैं के को के साथ करूंगा तो ये क्या बचेगा ए जेड बीजेड बचेगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। इसके ऊपर काफी सवाल आते हैं, वो मैं करवाता हूँ अभी, इतना फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो जे गैप वाले में सर आपने कॉस थीटा कॉस डिग्री से क्यों नहीं किया वहां पे जे थीटा में? कौन सा वाला? नहीं जे कैप वाले में, जे कैप वाले में, जे कैप वाले का किसके साथ? राइट में जे कैप इंटू जे कैप वाला है ना सर, वो हाँ तो राइट साइड में। है ना, ठीक है, ए वाई बी वाई। अच्छा आपने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी सर, वो हाँ, कंफ्यूज हो गया। ठीक है। ये क्या एक्चुअली इसको पूरा दिखाने बैठोगे ना अगर, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप, ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप, तो वो पूरा लिखो पूरा लंबा, तो बात तो वही हो जाएगी ना। हाँ पूरा लिख दो उसको, फिर जहां जहां हाँ आई डॉट आई को 1 कर दो, जे डॉट जे को 1 कर दो, के डॉट के को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। ये तो आईडी जैसा है सर। हाँ Done, sir. डन। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू फाइंड एंगल, देखो 7th पॉइंट कंटिन्यू करो, मैं एंगल बिटवीन, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 7th वाला, इसके ऊपर से
एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं समझ लो जो 7th पॉइंट समझा रहा हूँ, या समझ लो मैं किसी न्यूमेरिकल का एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है? बात एक ही है 7th वाला जो मैं करवा रहा हूँ। टू फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो जाता है। वहां पे ए क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो, जब मैं ए को ऐसा लिख रहा हूँ ना, मतलब ये ए का मैग्नीट्यूड है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ए डॉट बी तो ये फॉर्मूला होता है, बाय ए बी। यहाँ पे लिख दो ए एंड बी आर magnitude of a vector and respectively, ठीक है? इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा तो 7th वाला पॉइंट बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। हो गया? अब एक क्वेश्चन करो इस पे सब कोई। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला, फाइंड ए डॉट बी आई कैप प्लस जे कैप। ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस सी जे कैप माइनस 2 के। फाइंड ए डॉट बी पहला, एंड फाइंड दूसरा सवाल होगा फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तीसरा, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, फटाफट जल्दी से ट्राई करो। तो ए डॉट बी निकालने का तरीका मैंने बताया था, पीछे ये वाला फॉर्मूला देखो और मेरे को जरा आंसर दो तो चैट बॉक्स पे। बोलो तो ए डॉट बी का क्या आंसर होगा? ओके, बाकी लोग भी दो। वन इंटू टू टू, वन इंटू थ्री थ्री, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस टू थ्री। सबको आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। सर ये वाला तो आ गया, ये तो इजी है। यस सर। ठीक है, सेकेंड वाला निकालो। वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए ऐसा जाएगा ना, मैंने बोला था स्पेस पे कहीं ना कहीं वैसा एक्स वाई जेड या ऐसा कहीं जाएगा, ठीक है? वेक्टर ए। वेक्टर बी भी कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा, वो कुछ जाएगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, मैंने बताया था ऐसे निकालते थे। ये हो जाएगा रूट थ्री। बी का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या होगा कुछ?
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट ओवर 16, 8 प्लस 9 हो जाएगा 17। ठीक है, इसका निकालो तो आंसर क्या होगा, और ये निकल गया फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो तीसरा का पार्ट हो जाएगा कि Sit out. cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी तो 3 है, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट 3 है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज रूट 17। बस ये ली तो आंसर हो जाएगा ये। अभी क्या कहते हैं, इसको निकालना पड़ेगा कैल्सी से, फिर हम कैल्सी से निकालेंगे इसके लिए थीटा कितना आता है, तो फिर वो दो वेक्टर जो स्पेस पे जा रहे होंगे ऐसे, ये ऐसे एक्स एक्स, ये क्या हो गया एक्स वाई जेड, एक वेक्टर ऐसा जाएगा, दूसरा वेक्टर कहीं ऐसा जाएगा, इनके बीच का जो एंगल जो बनेगा ना वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। देखो 3D में काम करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा फ्रेम किया गया ना फॉर्मूला कि हम लोग बिना उसको, देखो कितनी प्यारी चीज है ये कि हम ऐसे इमेजिन करने बैठे ना, अगर 3D में दो वेक्टर सोचो ना, तुम रूम में दो वेक्टर है, दो कॉर्नर से जा रहे हैं, उनके बीच पे एंगल निकालना हो तो कितना मुश्किल हो, इमेजिन ही नहीं कर पाओ। लेकिन मैथ्स से कितने प्यारे तरीके से अब उसके फॉर्मूला बनाया गया है जिससे कि हम बिना इमेजिन किए, बिना वेक्टर को ड्रॉ किए, हम उसके एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं सिर्फ यहाँ से देख कर। यस और नो, समझ आया कि नहीं आया, Yes, बोलो sir. हाँ या ना। कोई डाउट किसी को तो पूछो। सर एक डाउट है क्या बोलो। सर, वो आपने बी वेक्टर फाइंड किया ना, हाँ तो उसमें के की वैल्यू तो -2 है, तो हाँ, तो हम लेना लोग तो हमेशा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर करेगा तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ओके सर। ऐसा। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं अब, ऐसे सवाल और दो की कर लोगे, सर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो, फाइंड ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे सवाल ना भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस c k कैप, find c if a vector is perpendicular to b vector। करो, ट्राई करो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो मैंने बताया था कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ट्राई करो, सब बुद्धि चलाओ अपनी, और सबका आंसर आना चाहिए, ट्राई करो खुद से। किसी का आंसर आया तो बताओ मेरे को। किसी का आंसर नहीं आ रहा है। सर ए का रूट 38 आया। ओके, नंदनी का बताया, और किसी का आया बताओ मेरे को। ठीक है, ट्राई कर, कोशिश करो, नहीं है तो भी कोशिश करो। सर रूट 5 ही आया बी का। ओके, तो देखो
ए वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए डॉट बी 2 into 1 2 प्लस 3 into 2 6 5 into c 5 ए डॉट बी 0 होगा तो 2 plus 6 11 plus 5c तो 5c इक्वल्स टू -11 c हो जाएगा -11/5। समझ आया कि नहीं आया बोलो? 2 + 6 तो 8 होगा ना? क्या? 2 + 6 तो 8 होगा। और 8 प्लस हाँ बराबर से आंसर हो। नंदनी का सही था। बाकी किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में तो बोलो। सर किया क्या है इसमें, नहीं है समझ में। ए फाइंड सी इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए परपेंडिकुलर होगा बी के तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी cos 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? हाँ हाँ सर वो डॉट वाला समझ गया। 0 हो गया ना। ऐसे सवाल बताओ कचड़े के जैसे भर भर के पूछते हैं वो लोग एग्जाम में। मतलब बोर्ड लेवल में ना ऐसे एकदम खचाखच भरे भरे जाते हैं। ये इसके पैरेलल है, वो उसके परपेंडिकुलर है, निकालो क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन वो लोग दे सकते कभी कभी कि ऐसा दे देंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बोल देंगे कि 2 आई कैप और यहाँ लिख देंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के। ठीक है, अब बोलेंगे दो वेक्टर है ए और बी, प्रूव दैट दे आर पैरेलल। तो क्या कर सकते हो खुद से? कृष्णा, कृषि, मनन, नंदनी। नंदनी तो दे रही आंसर, परम, प्रीत, प्रिंस, यस रोशन, सर। बेटी आंसर तुम लोग के नहीं आ रहे आज, तो घर पर आंसर देते हो यू। क्या ये कर सकते हो खुद से? प्रूव करो ए और बी जो पैरेलल है, सॉरी 90 डिग्री पे। प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूव दैट और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो सीधी सी बात है, 2 into 1 2, 1 into 2 2, 1 into -4 -4। 0 आ रहा है, अगर ए डॉट बी 0 आएगा सिंस ए डॉट बी इक्वल टू 0 therefore a vector and b vector are perpendicular। किसी को कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चंस में? नो सर। ये हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद डॉट हमारा एक तरह से आज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस स्टार्ट करूंगा फिर टाइम लगेगा। फिर बेसिकली क्रॉस का मैंने एक आइडिया दे दिया कि क्रॉस पे हम लोग साइन यूज करते हैं और क्रॉस से जो आंसर आता है वो वेक्टर होता है। और क्रॉस का क्या है, वो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा टफ होता है वो। ये तो बड़ा आसान है, डॉट तो बहुत आसान है। तो आज के लिए काफी है। और सुनो, जो मैंने होमवर्क दिया है ना, मैंने डीपी भेजी थी कल, जो कल मैंने शीट भेजी थी, पूरा होमवर्क करके मेरे को भेज देना शाम तक। 9-10 बजे तक की मेरे को सारे के सारे
जो 6 डीबी मैंने भेजी थी वो, और जो कल मैंने भेजी थी वो सब कुछ करके मेरे को शाम तक भेजना, ठीक है? 9-10 बजे तक। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।